हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। क्लास 12 के लिए ऑप्टिक्स में सेकेंड पार्ट लेके आया हूं। सेकेंड पार्ट में कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करने वाला हूं, साथ में कुछ थ्योरी बताने वाला हूं। आज जो मैं डेरिवेशन करूंगा प्यारे बच्चों, वो डेरिवेशन आपका होगा रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस। ठीक है बच्चों, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस तो हमने पहले ले लिया प्यारे बच्चों बाई कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस। प्यारे बच्चों, ये आपका जो होने वाला है ये कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस होने वाला है। ये आपका मीडियम जो है फर्स्ट मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्यारे बच्चों होने वाली है μ1, और ये मीडियम सेकेंड होने वाला है जिसका रिफ्रैक्टिव होने वाला है μ2। और प्यारे बच्चों यहां पर कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये मेरा सेंटर है, यहां से कोई लाइट किरण हम इस कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस पे डालते हैं। यहां पर इंसिडेंट होती है इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे इंसिडेंट होगी वहां पे हम लोग क्या ड्रा करेंगे प्यारे बच्चों, नॉर्मल ड्रा करेंगे। ये कोई मेरी इंसिडेंट रे है, ये ऑब्जेक्ट है, एक रे आपकी इस प्रकार की सीधे चली गई है। ठीक है बच्चों, और ये जहां पर इंसिडेंट होगी वहां पे क्या ड्रा करेंगे हम लोग प्यारे बच्चों, नॉर्मल। ये मेरा नॉर्मल हो गया, सेंटर से पास होता है। अब आपको पता है जो मेरा कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस होता है उसमें लाइट किरण क्या होती है, ये जो लाइट होगी जब वन मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, ये आपका मीडियम जो है रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है। आपको पता है जब लाइट किरण रेयर से डेंसर में जाती है तो बेंड होती है टुवर्ड द नॉर्मल। तो मेरा नॉर्मल क्या है, ये तो ये नॉर्मल की ओर बेंड हो जाएगी इस प्रकार। तो उधर तो आपकी इमेज बनेगी नहीं, हम क्या करेंगे, इसको पीछे लेके आएंगे और ये मेरी आई इमेज बन गई। पहले बच्चों ये मेरा एंगल अल्फा होने वाला है, ये एंगल मेरा बीटा होने वाला है, और ये एंगल मेरा गामा होने वाला है। और ये पूरा एंगल जो है प्यारे बच्चों, ये पूरा एंगल जो मेरा है इसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्यों, क्योंकि ये लाइट किरण इस स्फेरिकल सरफेस पे फॉल कर रही है, तो ये एंगल मेरा आई हो गया। और प्यारे बच्चों ये जो मेरा एंगल है ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर है, ये क्या है आर। और ये एंगल अगर आपका आर है, ये एंगल आर है, तो इसका अपोजिट एंगल ये भी क्या होगा, इतना सा ये आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल आर हो जाएगा। ओ मान लिया, ये आई मान लिया, सी मान लिया, पॉइंट मान लिया प्यारे बच्चों हमने एम, और यहां से परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया प्यारे बच्चों, ये मेरा हो गया एन। ठीक प्यारे बच्चों, अब हमने पढ़ा है, स्नेल्स लॉ से पढ़ा है, जब लाइट किरण वन मीडियम से अदर मीडियम में जाती है तो क्या होता है, आप सभी को पता है। भैया के बोर्ड पे आ रहा है, तो वो उस पर आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो देखिए ध्यान से, एक मीडियम से दूसरे में जा रही है तो क्या होता है, 1 μ2 इक्वल टू साइन आई अपान साइन आर। तो प्यारे बच्चों यहां क्या होगा, μ2 अपान μ1 इक्वल टू साइन आई अपान साइन आर। मेरा जो आई एंगल है बहुत छोटा है, तो साइन आई किसके बराबर हो जाएगा, आई के। सिमिलरली साइन आर बहुत छोटा है, वो बराबर हो जाएगा आर के। तो क्या होगा, μ2 अपान μ1 इक्वल टू आई अपान आर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो μ1 आई इक्वल टू आएगा μ2 आर। ये क्वेश्चन होगी प्यारे बच्चों फर्स्ट। इतना आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे जा देखिए प्यारे बच्चों, नाउ इन ट्रायंगल, नाउ इन ट्रायंगल, ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा ओ एम सी, ओ एम सी। जब ओ एम सी ट्रायंगल में देखेंगे प्यारे बच्चों तो आपको दिख रहा होगा, ये मैं ट्रायंगल यहां ड्रा कर लेता हूं जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ओ एम सी, ये एंगल मेरा अल्फा है, ये मेरा एंगल अल्फा है, ये जो मेरा एंगल है प्यारे बच्चों वो एंगल आई है, और ये एंगल मेरा गामा है। तो प्यारे बच्चों आपने क्लास 9th में एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, एक्सटीरियर एंगल सामने के इंटीरियर एंगल के बराबर होता है। तो गामा जो मेरा है वो अल्फा प्लस आई के बराबर होगा। तो यहां से आई इक्वल क्या आएगा प्यारे बच्चों, गामा माइनस अल्फा। फिर बात करेंगे प्यारे बच्चों इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल आई एम सी,
बनाते हैं, इसको भी ड्रा करते हैं प्यारे बच्चों। ये ओ एम सी था और ये आई एम सी था, ये पूरा एंगल आई था, लेकिन इतना जो एंगल था मेरा, ये एंगल क्या है, आर है। ये एंगल को मेरा क्या, इतना ये आर है। ये एंगल मेरा बीटा है, तो हमें इसको लेना नहीं है, तो हमने आपको सिर्फ शो कराने के लिए दिखाया यहां पर। ये एंगल आप ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा आई एम सी, ये बीटा, ये आर है, और ये मेरा एंगल था गामा। एक्सटीरियर एंगल सामने के इंटीरियर एंगल के बराबर होता है बीटा प्लस आर। यहां से पहले बच्चों आर जो आएगा मेरा गामा माइनस बीटा आएगा। इतना आई होप आपको समझ में आया होगा। ये ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा आई एम सी, एक्सटीरियर एंगल सामने के इंटीरियर एंगल के बराबर होगा इतना एंगल जो मेरा ये इतना एंगल मेरा क्या है, आर है। क्या है, आर। तो अब अगर बात करें प्यारे बच्चों, हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ आई एंड आर, पुट द वैल्यू ऑफ आई एंड आर इन इक्वेशन फर्स्ट। प्यारे बच्चों इक्वेशन फर्स्ट आपको ये दिख रही है, और इक्वेशन फर्स्ट अगर दिख रही है तो प्यारे बच्चों म्यू वन, आई की वैल्यू प्यारे बच्चों आई गामा माइनस अल्फा आई है, इक्वल टू म्यू टू, आर की वैल्यू जो प्यारे बच्चों आई है वो आई है गामा माइनस बीटा, गामा माइनस बीटा। दिस इज माय सेकंड इक्वेशन। प्यारे बच्चों ये मेरी क्या है, सेकंड इक्वेशन। भैया बोर्ड पे आ रहा है, पूरा आ रहा है स्क्रीन पे, ये बोर्ड पूरा स्क्रीन पे आ रहा है। अब अगर आगे बात करें प्यारे बच्चों, तो अब हम क्या देखेंगे, tan अल्फा। तो प्यारे बच्चों पहले आपको पता होना चाहिए, ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की यहां से जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, u। इमेज तक की डिस्टेंस क्या होती है, v, और सेंटर तक की क्या होती है, r। ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस क्या होती है, u, सेंटर तक की होती है r, और इमेज तक की क्या होती है, v। और ऑल डिस्टेंसेस इन दिस साइड भी निगेटिव, सारी डिस्टेंसेस जो होती है इस साइड क्या होती है, निगेटिव होती है। तो पहले बच्चों हम निकालेंगे tan अल्फा। tan अल्फा जब निकालेंगे तो परपेंडिकुलर मेरा mn है, इसको हमने मान लिया h mn, और हम मान लेंगे ये पॉइंट जो है ये यहीं पे लाई कर रहा है। ये मैं सपोज करूंगा कि मेरा ये n यहीं पे लाई कर रहा है, तो tan अल्फा मेरा परपेंडिकुलर होगा h अपान बेस प्यारे बच्चों यहां तक u होगा, और उधर की डिस्टेंस माइनस q होगी, और यहां ये बहुत छोटा एंगल अल्फा होता है, तो tan को नेग्लेक्ट कर देंगे, तो h इक्वल टू आएगा माइनस का h अपान u। सिमिलरली बच्चों हम निकालेंगे बीटा, तो tan बीटा इक्वल टू माइनस का h अपान v आएगा। माइनस क्यों, क्योंकि इधर की डिस्टेंस यहां इमेज तक की क्या होगी, माइनस का v होगी, क्योंकि बीटा है। ठीक है बच्चों, तो यहां से tan बीटा इक्वल टू माइनस का h अपान v आएगा, बहुत छोटा एंगल है, तो बीटा इक्वल टू क्या आएगा, माइनस का h अपान v। सिमिलरली गामा इक्वल आएगा माइनस का h अपान r। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा गामा बीटा एंड गामा इन इक्वेशन सेकंड, यानी अल्फा बीटा गामा की इक्वेशन जो वैल्यू है इक्वेशन सेकंड में रख देंगे। ठीक, इतना आपको समझ में आया होगा। आगे इधर का आप लोगों को सारा समझ में आ गया होगा, तो ये मैं रब कर दूंगा। ठीक प्यारे बच्चों, तो आगे बात करूं प्यारे बच्चों, अब जब मैं अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू हम इक्वेशन सेकंड में रखेंगे तो कुछ इस प्रकार होगा, म्यू वन, गामा के वैल्यू प्यारे बच्चों माइनस का h अपान r है, बीच में लगा हुआ माइनस, और अल्फा वैल्यू माइनस का h अपान u है, इक्वल टू म्यू टू, गामा की वैल्यू माइनस का h अपान r है माइनस, और बीटा की वैल्यू माइनस का h अपान v है। पहले बच्चों यहां पर हम क्या करेंगे, ऊपर से पहले साइन कन्वेंशन जो है मेरा वो सही कर लेते हैं। यहां माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, तो प्लस का h अपान u आएगा प्यारे बच्चों, म्यू टू माइनस का h अपान r। प्यारे बच्चों माइनस माइनस क्या होगा, प्लस h अपान v। अभी क्या करना है प्यारे बच्चों, यहां पर मुझे यहां पर h कॉमन मिल रहा, मैंने h कॉमन कर लिया, इस म्यू वन का अंडर मल्टीप्लाई कर देंगे तो म्यू वन अपान r आएगा, यहां म्यू वन का होगा तो म्यू वन अपान u आएगा। यहां पर भी h कॉमन कर लेंगे और म्यू टू मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस का म्यू टू अपान r आएगा, प्लस म्यू टू अपान v आएगा। इतना आई होप आपको समझ में आया होगा। h से h कैंसिल आउट हो गया। प्यारे बच्चों क्या करूंगा मैं, इस टर्म को इधर ले आऊंगा और इस टर्म को उधर ले जाऊंगा। जब ये इधर आएगा तो म्यू टू अपान r प्लस का हो जाएगा, माइनस का म्यू वन अपान r आ गया,
इक्वल टू जब ये प्यारे बच्चों में उधर ले जाऊंगा तो उधर आएगा म्यू टू अपान वी माइनस म्यू वन अपान यू। ठीक प्यारे बच्चों, यहां पर जो एलसीएम आएगा मेरा आर आएगा, म्यू टू माइनस म्यू वन इक्वल टू म्यू टू अपान वी माइनस म्यू वन अपान यू। प्यारे बच्चों, जो आपका फॉर्मूला था, जो मेरा फॉर्मूला था वो आ चुका है। इसको अगर थोड़ा सा और आगे करना चाहे तो हम बस अब इतना सा और आगे कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, यहां पर ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, अगर हम यहां पर म्यू वन कॉमन करेंगे तो जहां कॉमन हो जाएगा वहां कॉमन हो जाएगा, जहां कॉमन नहीं होगा वहां डिवाइड हो जाएगा। यहां मैंने म्यू वन कॉमन किया तो म्यू टू में कॉमन नहीं मिलेगा तो क्या आएगा, म्यू टू अपान म्यू वन। आपको पता है जब कोई चीज हम कॉमन करते हैं अगर वो कॉमन नहीं मिलती तो क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। माइनस यहां पे म्यू वन कॉमन हो जाएगा तो बचेगा वन अपान आर इक्वल टू, इधर प्यारे बच्चों हम लोग म्यू वन कॉमन करेंगे तो आएगा म्यू टू अपान म्यू वन। यहां पे कॉमन नहीं मिलेगा तो डिवाइड हो जाएगा अपान वी माइनस यहां कॉमन मिल जाएगा तो यहां वन बचेगा वन अपान यू। प्यारे बच्चों म्यू वन से म्यू वन कैंसिल और प्यारे बच्चों म्यू टू अपान म्यू वन इक्वल टू क्या होता है, म्यू यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है एक मीडियम का दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में। तो यहां क्या है प्यारे बच्चों, म्यू माइनस वन अपान आर इक्वल टू म्यू अपान वी माइनस वन अपान यू। ये आपका फॉर्मूला हो गया। प्यारे बच्चों, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट डेरिवेशन की ओर चलते हैं। कुछ प्यारे बच्चों इससे जो थ्योरी आती है उनकी या 2 मिनट बात कर लेता हूं। कौन कौन सी थ्योरी आती है जरा पहले मैं लिख दूं। पहला आपका क्रिटिकल एंगल, दूसरा आपका TIR जिसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तीसरा आपका होता है प्यारे बच्चों ऑप्टिकल फाइबर, तीसरा आपका होता है ऑप्टिकल फाइबर और चौथा आपका होता है पावर ऑफ अ लेंस। मैं एक एक को डिफाइन कर देता हूं कार्य से, आप सुनिएगा। क्रिटिकल एंगल क्या होता है प्यारे बच्चों, अगर मैं यहां क्रिटिकल एंगल की बात करूं, किसकी बात करूं, क्रिटिकल एंगल की, तो प्यारे बच्चों जब कोई भी लाइट की रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है, जब कोई भी लाइट की रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो वो लाइट की रे रेयर मीडियम में नॉर्मल के साथ 90 डिग्री एंगल बनाती है। मान लो प्यारे बच्चों ये मेरा डेंसर मीडियम है, यहां से लाइट की रे इस प्रकार गई और जहां पे फॉल करेगी वहां क्या करेंगे हम लोग, नॉर्मल। क्या करेंगे, नॉर्मल। और ये लाइट की रे प्यारे बच्चों, ये लाइट की रे आपकी इधर चली जाती है, यानी ये एंगल आपका आई होता है और ये एंगल आर क्या होता है, 90 डिग्री। ये आपका जो मीडियम है ये रेयर मीडियम है और ये क्या है, डेंसर मीडियम। तो प्यारे बच्चों जब लाइट की रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो वो रेयर मीडियम में 90 डिग्री एंगल बनाता है। तो जो एंगल आपका डेंसर मीडियम होता है उसी एंगल को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। तो हम बोलेंगे द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज 90 डिग्री इन रेयर मीडियम। ठीक है बच्चों, फिर से ध्यान सुनिएगा, आप डिफिनेशन क्या लिखेंगे, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज 90 डिग्री इन रेयर मीडियम। ठीक है बच्चों, ये आपका क्या हो गया, क्रिटिकल एंगल। तो बच्चों अगर इसका डेरिवेशन करना चाहें तो क्या होगा, लाइट की रे सेकेंड मीडियम से फर्स्ट मीडियम में जा रही है, म्यू टू म्यू वन, यानी सेकेंड से फर्स्ट में, सेकेंड डेंसर फर्स्ट रेयर। तो क्या होगा पहले बच्चों, साइन आई क्या होगा, आईसी यानी क्रिटिकल एंगल, और साइन आर प्यारे बच्चों में पता है आर की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 90 डिग्री, आर की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री। तो यहां क्या है, 2 म्यू 1 इक्वल प्यारे बच्चों साइन आई सी अपान साइन 90। तो इसको अगर आगे हम सिंप्लीफाई करेंगे प्यारे बच्चों, अगर इसको हम रिवर्स करें यानी 1 म्यू 2 करेंगे तो ये भी रिवर्स हो जाएगा, ये साइन 90 ऊपर चला जाएगा और साइन आईसी कहां आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये देखो हमें पता है ना 1 म्यू 2 इक्वल टू होता है वो 1/2 म्यू 1 के बराबर होता है।
तो जब मैंने इसको 2μ1 को 1μ2 किया तो ये भी रिवर्स हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये क्या आया 1μ2 इक्वल टू साइन 90 की वैल्यू 1 होती, नीचे साइन IC आएगा, तो 1μ2 इक्वल टू प्यारे बच्चों क्या आएगा cosec IC। ये आपका डेरिवेशन आ चुका है क्रिटिकल एंगल का, ये आपका डेरिवेशन आ चुका है क्रिटिकल एंगल का। प्यारे बच्चों एक बार ध्यान से सुनिएगा, अगर मान लो आपको दिया गया हो क्रिटिकल एंगल म्यू दे रखा है, सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू दे रखा है, क्रिटिकल एंगल पूछा जाए तो हम क्या लिखेंगे म्यू इक्वल टू cosec IC, cosec IC, तो यहां से IC इक्वल टू क्या आएगा cosec इनवर्स म्यू, cosec इनवर्स म्यू। अगर प्यारे बच्चों आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सपोर्टेड म्यू इक्वल टू आपको दे रखा है 2 और आपसे पूछा जाए कि इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, यानी क्रिटिकल एंगल क्या होगा, आपको दे रखा हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैल्यू रख दो IC इक्वल टू cosec इनवर्स √2। प्यारे बच्चों IC इक्वल टू cosec इनवर्स, cosec में √2 वैल्यू होती है cosec 45 डिग्री की, तो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है 45 डिग्री हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, अगर नहीं आया हो तो एक बार देख लीजिए, रिकैप करते हैं, ध्यान सुनिएगा। व्हाट इज क्रिटिकल एंगल, तो हम बोलेंगे द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज 90 डिग्री इन रेयर मीडियम इज नोन एज क्रिटिकल एंगल। ठीक प्यारे बच्चों, इतनी बात आपको समझ में आ गई और मैंने इसका पूरा प्रोसेस बता दिया। अब बात करें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, उसको भी आपको इसी में समझना है, बहुत ध्यान सुनिएगा, बस फिगर दूसरा होगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है प्यारे बच्चों, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस मोर देन क्रिटिकल एंगल हो जाए, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो मोर देन क्रिटिकल एंगल हो जाए, तब आपका TIR हैपन होता है, तब TIR हैपन होता है। तो बोलोगे इट हैपेंस व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज मोर देन क्रिटिकल एंगल। ठीक प्यारे बच्चों, होता क्या है सुनिएगा, एक लाइट की रे जो है डेंसर मीडियम से, एक लाइट रे जो प्यारे बच्चों है डेंसर मीडियम से जा रही है, इस प्रकार डेंसर मीडियम से जा रही है, ये आपका नॉर्मल हो गया, लाइट की रे डेंसर मीडियम से जा रही है, और ये जो एंगल है, ये एंगल I एंगल जो है क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, तो ये लाइट की रे रेयर मीडियम में नहीं आएगी, डेंसर मीडियम में ऐसे वापस आ जाएगी। एंगल R जो होगा वो 90 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा, तो ये इसी को बोलते हैं हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सिंपल लैंग्वेज में अगर बोलना चाहोगे आप बोलोगे व्हेन अ लाइट रे passes through denser medium to rare medium after the refraction it come back in denser medium में ही वापस आ जाती है। this phenomenon is known as total internal reflection। अगर इतना बड़ी लैंग्वेज नहीं याद करनी तो सिर्फ इतना याद करना है आपको, total internal reflection happens when angle of incidence is greater than critical angle। सिंपल लैंग्वेज में अगर याद करना है तो बोलोगे total internal reflection happens when angle of incidence is greater than critical angle। और ये याद रखना, लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी तभी होगा। और किसमें होता है, डायमंड में होता है। किसमें होता है, डायमंड में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, ड्यू टू विच डायमंड इतना शाइनिंग करता है। अब बात के प्यारे बच्चों ऑप्टिकल फाइबर, तो ऑप्टिकल फाइबर एक डिवाइस होता है जो इस प्रकार का होता है, आपको मैं सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूं प्यारे बच्चों। ठीक, इस प्रकार का डिवाइस होता है, इसमें कोडिंग इधर साइड जो होती है, ये क्या होता है प्यारे बच्चों, इसमें ग्लास की कोडिंग होती है। ये क्या करता है, लाइट को ट्रांसमिट करता है वन एंड से अदर एंड पे। हम बात करें व्हाट इज ऑप्टिकल फाइबर, तो बोलोगे इट ट्रांसमिटेड द लाइट फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड, यानी यहां से लाइट जाएगी ऐसे, और इसमें क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। ये ऐसा ग्लास होगा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.414 से ग्रेटर देन होगा, 1.414 से ग्रेटर देन होगा, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का लगभग अप्रॉक्स 2.42 के अप्रॉक्स होगा, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ज्यादा होगा।
ऐसा इस ऐसे ग्लास का बना होता है, इसमें क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यहां से जब लाइट की जाएगी यहां से रिफ्लेक्ट होगी, इधर आएगी, फिर यहां से रिफ्लेक्ट होगी, इधर जाएगी, इधर होगी और इधर निकल के आएगी। यानी इसका यूज होता है टेलीकम्युनिकेशन में। कहां यूज होता है प्यारे बच्चों? टेलीकम्युनिकेशन में। तो आपसे पूछा जाए सिंपल लैंग्वेज में व्हाट इज ऑप्टिकल फाइबर, तो लिखोगे ऑप्टिकल फाइबर इज अ डिवाइस विच ट्रांसमिट द लाइट फ्रॉम वन इनटू अदर एंड। ठीक प्यारे बच्चों, इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। किस पे वर्क करता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे वर्क करता है। किस पे वर्क करता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे वर्क करता है। ठीक प्यारे बच्चों, और आपको पता है इसके यूजेस क्या होते हैं? इसके यूजेस आपको पता है ना, आपको टेलीकम्युनिकेशन में यूज होता है। ठीक प्यारे बच्चों, और जो हमारे यहाँ नेट आता है, केबल वाला जो नेट आता है, वहां इसका यूज होता है। और आपको पता है इसका यूज होता है सर्जरी में, मेडिकल साइंस में भी इसका यूज होता है। तो ये आपको याद रखना है। बहुत लेंथी डिफिनेशन नहीं आती, 2 या 3 नंबर में आएगी, जिसमें आपको इसके यूजेस लिखने हैं, फिगर बनाना है और बताना है क्या होता है ऑप्टिकल फाइबर। तो सिंपल वही मैंने बताया कि लॉन्ग डिस्टेंस पे, अगर लॉन्ग डिस्टेंस पे हमें लाइट भेजनी है तो उसमें क्या होगा, उसमें ऑप्टिकल फाइबर का यूज करते हैं। ये क्या करता है, एक एंड से दूसरे एंड पे लाइट को ट्रांसमिट करती है और लिटिल लॉस ऑफ एनर्जी, एनर्जी भी लॉस कम होती है। ठीक है बच्चों, आगे बात करते हैं पावर ऑफ लेंस। तो पावर ऑफ अ लेंस आपको पता है, पावर ऑफ अ लेंस इज रेसिप्रोकल टू फोकल लेंथ। यानी पावर क्या होता है, पावर ऑफ लेंस क्या होता है, फोकल लेंथ के रेसिप्रोकल होती है। हम लोग क्या बोलेंगे, पावर ऑफ अ लेंस इज रेसिप्रोकल टू फोकल लेंथ। यानी P इक्वल टू, ये भी आ रहा है यहां पर, सब आ रहा ना, P इक्वल टू 1/f होता है। इसकी यूनिट जो होती है प्यारे बच्चों डायोप्टर होती है और मीटर इनवर्स होती है। ये फॉर्मूला जब लगेगा जब ये मीटर में होगा। इसके बाद अगर हम बात करें P इक्वल टू 100/f होगा जब फोकल लेंथ किसमें होगी, सेंटीमीटर में। ठीक है बच्चों, फोकल लेंथ आपको पता है कॉन्वेक्स लेंस की पॉजिटिव होती है, तो पावर भी कॉन्वेक्स का पॉजिटिव होगा। फोकल लेंथ कॉन्केव लेंस की निगेटिव होती, तो कॉन्केव लेंस का पावर भी निगेटिव होगा। आपकी जो डिफिनेशंस आती है मैंने आपको बता दी। आगे बात करते हैं प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों, अब मैं करने वाला हूं लेंस मेकर फॉर्मूला। बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल टाइम्स बोर्ड में आया है, ध्यान से देखिएगा। क्या करूंगा मैं, लेंस मेकर फॉर्मूला। कई दफा तो ये हो जब मैं कॉपी बोर्ड में चेक करने गया हूं तो बच्चों को कुछ नहीं आया तो लेंस मेकर फॉर्मूला लिख के आया, क्योंकि उसको लगता है आएगा ही आएगा। तो आपको बहुत कायदे देखना, क्योंकि बोर्ड में बहुत बार आया है। ठीक है बच्चों, तो लेंस मेकर फॉर्मूला की बात करें तो प्यारे बच्चों जो मेरा लेंस होता है, आप सभी को पता है 2 सरफेस से मिलकर बना होता है। एक सरफेस होता है कॉनिकेव स्फेरिकल सरफेस, एक होता है कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। तो प्यारे बच्चों ये मेरा जो है कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है और ये मेरा कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस है। तो प्यारे बच्चों ये मैंने मान लिया कोई ऑब्जेक्ट है जिससे लाइट की रे जाती है इस प्रकार, ऐसे पहुंची, ये वाला जो सरफेस है, ये वाला सरफेस, इसकी इमेज बनाता है ये आई डैश पे। कहां बनाता है, आई डैश पे। ठीक है बच्चों, ये कौन सरफेस बनाता है, ये कॉन्वेक्स। तो यहां हमने क्या ड्रा कर दिया प्यारे बच्चों, ये नॉर्मल ड्रा करते हैं इस प्रकार ऐसे ऐसे। ठीक, क्लियर। ये इसने इमेज कहां बनाई, आई डैश पे। ठीक है बच्चों, और ये जो आई डैश इमेज इसने बनाई है, ये जो आई डैश इमेज मेरी बनी है इस वाले सरफेस ने बनाई है, इस वाले सरफेस के लिए ये जो इमेज है ऑब्जेक्ट कवर करेगी, और जिसकी ये वाला सरफेस जो है, ये कॉनकेव सरफेस जो है, इसकी फाइनल इमेज बनाएगा आपकी आई पर। कहां बनाएगा, आई पर। बहुत ध्यान सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये जो ऑब्जेक्ट है इस वाले सरफेस के लिए, इस वाले सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट है, और ये वाला सरफेस इस ऑब्जेक्ट की इमेज आई डैश पे बनाएगा। यानी फर्स्ट सरफेस जो है ऑब्जेक्ट की इमेज आई डैश बनाएगा, और आई डैश जो इमेज बनेगी सेकंड वाले सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट होगी, जिसकी फाइनल इमेज कहां बनेगी, आई पे। पहले बच्चों ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या होती है, यू। हमने ये यू ले लिया। ये मेरी इमेज जो बनी है वी डैश डिस्टेंस में बनेगी, और ये जो फाइनल इमेज बनी वो कहां बनेगी, वी पर। पहले बच्चों हम क्या यूज करेंगे, यहां ये देखो बोर्ड आ रहा ना, इधर से लिखे
आ रहा ना? हाँ ठीक ठीक। देखो पहले बच्चों हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे यूजिंग फार्मूला। कौन सा फार्मूला यूज करेंगे पहले बच्चों? अभी बताया था हमने म्यू टू अपान वी माइनस म्यू वन अपान u इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपान आर। इस फॉर्मूले का यूज करने वाले हैं। उससे पहले हम बात करेंगे कि प्यारे बच्चों यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू टू है, यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन है। एयर म्यू वन, ग्लास म्यू टू, एयर म्यू वन। और ये जो लेंस है आपका थिन लेंस है। कैसा प्यारे बच्चों? थिन लेंस। ठीक प्यारे बच्चों, आगे बात करें, अगर हम आगे बात करें प्यारे बच्चों, तो फॉर फर्स्ट सरफेस, आपको दिख रहा है ये पहला सरफेस है, पहला सरफेस है। तो प्यारे बच्चों फर्स्ट सरफेस का इस मीडियम रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी म्यू टू अपान वी, यानी इस वाले सरफेस की इमेज कहां बनी है? आई डैश पे। तो क्या लेंगे हम लोग? वी डैश माइनस म्यू वन अपान, इसके लिए ऑब्जेक्ट क्या है बच्चों? ये यू ही है। क्या है? यू ऑब्जेक्ट है। इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपान पहले बच्चों इसके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर हम मानेंगे r1। ये क्वेश्चन हो गई मेरी फर्स्ट। क्या हो गई? फर्स्ट। अब बात करें फॉर सेकेंड सरफेस, तो प्यारे बच्चों बहुत ध्यान सुनिएगा। सेकेंड सरफेस की अगर हम बात करेंगे तो ये मेरा सेकेंड सरफेस है, तो अब रिवर्सिबिलिटी हो रहा है, तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। जहां पर म्यू टू था वहां हो जाएगा म्यू वन, और जहां म्यू टू था वहां हो जाएगा म्यू वन, क्योंकि हम इधर से उधर की बात कर रहे हैं। अभी उधर से इधर की बात की थी तो हमारा जो था वैसे लगाया, अब उल्टा हो गया तो रिवर्सिबिलिटी हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों जहां म्यू टू था वहां हो जाएगा म्यू वन। और प्यारे बच्चों दूसरी बात करूं, इस वाले सरफेस की फाइनल इमेज वी पे बनी है, तो यहां वी आएगा माइनस म्यू टू, यहां पर आएगा म्यू वन की जगह म्यू टू आएगा, और म्यू टू जगह म्यू वन आएगा। और इसके लिए ऑब्जेक्ट क्या था? ये आई डैश था। डिस्टेंस क्या है? वी डैश इक्वल टू म्यू वन माइनस म्यू टू अपान R2। इक्वेशन हो गई सेकंड, इक्वेशन हो गई सेकंड। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों? लिखेंगे एडिंग द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों? इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे। तो LHS जो होगा, इक्वेशन फर्स्ट का LHS जो होगा उसको इक्वेशन सेकंड के LHS से ऐड करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट का RHS जो होगा उसको इक्वेशन सेकंड के RHS से ऐड करेंगे। तो पहले चलो लिखेंगे म्यू टू अपान वी डैश माइनस म्यू वन अपान यू प्लस इसका LHS म्यू वन अपान वी माइनस म्यू टू अपान वी डैश इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपान R1। ये किसके लिए? फर्स्ट इक्वेशन का RHS प्लस सेकेंड इक्वेशन का RHS म्यू वन माइनस म्यू टू अपान R2। पहले बच्चों ये वैल्यू देखो आपकी, ये वैल्यू ये म्यू टू अपान वी डैश सेम है, कैंसिल आउट हो गई। क्या हो गई? कैंसिल आउट। पहले बच्चों यहां पर देखिएगा ये प्लस का है, तो इस प्लस को हम यहां लेके आएंगे म्यू वन अपान वी, ये माइनस का पीछे लेंगे म्यू वन अपान यू इक्वल टू ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, बस साइन यहां पर चेंज है। यहां पर प्लस का ये है तो यहां पर ये माइनस का है, यहां पर ये माइनस का तो यहां ये प्लस का है। तो कुछ ऐसा करें हम कि साइन सेम हो जाए। बिल्कुल करेंगे सर। क्या करेंगे? यहां पर म्यू टू माइनस म्यू वन अपान R1, हम इन दोनों से माइनस कॉमन कर लेंगे तो प्लस जगह माइनस होगा। जैसे ही माइनस कॉमन करेंगे तो प्यारे बच्चों जो हमारा माइनस का था वो हो जाएगा प्लस का, और जो प्लस का था हो जाएगा माइनस का अपान R2। पहले बच्चों यहां पर हमने म्यू वन कॉमन कर लिया, जब म्यू वन कॉमन करेंगे तो आएगा वन अपान वी माइनस वन अपान यू इक्वल टू, पहले बच्चों अब मुझे कॉमन क्या मिल रहा है? म्यू टू माइनस म्यू वन हमने कॉमन कर लिया, म्यू टू माइनस म्यू वन इन ब्रैकेट क्या बचेगा? वन अपान R1 माइनस वन अपान R2। प्यारे बच्चों ये जो म्यू वन है हम इसको इधर डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करेंगे। जब डिवाइड करेंगे क्या आएगा? वन अपान वी माइनस वन अपान यू इक्वल टू, जब डिवाइड करेंगे तो यहां आएगा म्यू टू अपान म्यू वन माइनस और ये म्यू वन अपान म्यू वन क्या हो जाएगा? वन। फिर प्यारे बच्चों लिखेंगे वन अपान R1 माइनस वन अपान R2। प्यारे बच्चों यहां तक ये भी आ रहा है स्क्रीन पे देखो। तो प्यारे बच्चों हम लोग क्या करेंगे? वन अपान वी माइनस वन अपान यू इक्वल टू म्यू टू अपान म्यू वन को क्या लिख देंगे हम लोग प्यारे बच्चों? म्यू माइनस वन, बचे क्या प्यारे बच्चों? वन अपान R1 माइनस वन अपान R2। ये मेरी प्यारे बच्चों होने वाली थर्ड इक्वेशन
कौन सी क्वेश्चन होने वाली? थर्ड। आई होप प्यारे बच्चों इधर आपने नोट कर लिया होगा और इतना आपको समझ में भी आया होगा। अगर हम आगे बात करें प्यारे बच्चों, बस हमारा जो डेरिवेशन था वो कंप्लीट होने के कगार पर आ चुका है। बस आप प्यार से देखते रहिएगा। इतना आगे आपको सभी को प्यारे बच्चों, ये अगर आपको आ गया तो आपको खुद पता है अगर कोई ऑब्जेक्ट कहां होता है? इन्फिनिटी पे, तो इसकी इमेज कहां बनती? फोकस पे बनती। तो हमने मान लिया ऑब्जेक्ट मेरा कहां है? इन्फिनिटी पे, तो इमेज कहां बनेगी? फोकस पे। वैल्यू पुट करो यहां पर 1 अपान वी एफ आएगा माइनस 1 अपान इन्फिनिटी इक्वल टू म्यू माइनस 1 इन ब्रैकेट 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2। प्यारे बच्चों 1 अपान इन्फिनिटी क्या हो जाएगा? 0। 1 अपान इन्फिनिटी 0, तो बचेगा 1 अपान एफ इक्वल टू म्यू माइनस 1 इन ब्रैकेट 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2। प्यारे बच्चों एक ये फॉर्मूला भी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में यूज होता है। और अगर हम बात करें प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर जो मेरी है ये हो जाएगी मेरी क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम इक्वेशन 3rd एंड 4th। तो प्यारे बच्चों देखेंगे 4th मेरी ये, 4th का RHS और 3rd का RHS क्या सेम दिख रहा है? बिल्कुल सेम दिख रहा है। तो LHS भी क्या होगा? सेम, यानी 1 अपान वी माइनस 1 अपान यू इक्वल टू 1 अपान एफ आ गया। आपको ये डेरिवेशन आई होप समझ में आया होगा, वो अच्छे समझ में आया होगा, ये भी हम सोच रहे हैं। अगर थोड़ी सी और बात करें तो हमने एक फॉर्मूला बताया 1 अपान एफ इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2। तो 1 अपान एफ को क्या ले सकते हैं हम लोग? पावर, यानी पावर भी निकाल सकते हैं। P इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2। यही फॉर्मूले से तो न्यूमेरिकल पेपर में आता है, तो इनको याद रखना है। आई होप आपको आज की क्लास में जितना डेरिवेशन मैंने कराया, जो थ्योरी कवर का आई होगी समझ में, जो इसके बाद जो पार्ट आएगा जस्ट अगले दिन आ जाएगा इसके, और जो पार्ट आएगा उसमें न्यूमेरिकल और इसके रिमेनिंग डेरिवेशन। हो सकता है पार्ट लॉन्ग हो, लेकिन पूरा मैं कंप्लीट कराऊंगा। ऑप्टिक्स में एक भी क्वेश्चन ऐसा आएगा जो आपको ना आए, तो ज्यादा ध्यान से देखिएगा। इस क्लास को आप देखेंगे, एक एक क्वेश्चन पेपर में करके आएंगे। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको ना आए, सिर्फ आपको क्लास देखना है कार्य से। एक बार ऑप्टिक्स देख लेंगे, आपको कोई भी डेरिवेशन बाहर से नहीं पूछेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।